HD है। अच्छा, मैं अनम्यूट हूँ ऑलरेडी। राइट, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, क्या लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिशन रिएक्शन डिस्कस किया था? तो देखो, मेरी लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था मैं दिखाता हूं आपको। हमने डिस्कस किया था कि एक हैवी न्यूक्लियस का स्मॉल या मीडियम साइज न्यूक्लियाई में डिवाइड होने को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। यस बेटा, कोई नोट भेजा था मैंने? यस, चलें बस यहां से स्टार्ट करें। ये वो एग्जैक्ट नोट है जो मैंने आपको भेजा है। इसमें बेटा ये पढ़ा था हमने कि एक हैवी न्यूक्लियस अपनी इनस्टेबिलिटी की वजह से अगर मीडियम साइज न्यूक्लियाई में एक्सप्लोड हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। इसमें साथ में 2, 3 या 4 न्यूट्रॉन्स भी इमिट होते हैं जो कि इसको कंटिन्यू करवाते हैं। और इस रिएक्शन का जो रेट है वो हमेशा इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि अगर एक न्यूट्रॉन ने ये इग्नाइट किया था तो आगे फिर 3 न्यूट्रॉन्स हैं, फिर ये 1:3 के रेट के ऊपर बढ़ेगा। अगर एक न्यूक्लियस के एक्सप्लोड होने से एनर्जी की वैल्यू E इमिट हुई थी, तो नेक्स्ट मोमेंट पे वो 3 टाइम्स E होगी, क्योंकि अब 3 यूरेनियम के न्यूक्लिया एक्सप्लोड होंगे और इस तरह से रेट ऑफ एनर्जी बढ़ता जा रहा है। तो हमने कहा था ये फिशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें से यूरेनियम के न्यूक्लियस, वैसे तो जनरली फिशन है स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू मीडियम साइज न्यूक्लिया, लेकिन सबसे फेमस फिशन यूरेनियम का है। तो यूरेनियम के फिशन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक में बेरियम क्रिप्टॉन निकलते हैं, एक में स्ट्रोंशियम ज़ीनॉन निकलते हैं, एक में कुछ और निकलते हैं। लगता बस सारे रिएक्शंस में क्या चीज कंजर्व्ड होगी? न्यूक्लियॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर, जो पहले दिन पढ़ा था हमने। जैसे मिसाल में आगे जाने से पहले देख लो कि अगर यहां देखा जाए तो यहां पे आपके पास नंबर्स क्या हैं? ये नंबर है 92 और ये है 0। इसका मतलब टोटल नंबर होना चाहिए 92। जरा चेक करके बताना बेटा, 54 + 38 92 बन रहा है? यस, मैं चेक करता हूं इसको। सो हमारे पास बेटा वैल्यू है 54 + 38, ये बनता है 92। ठीक है इसके बाद जो न्यूमरेटर, सॉरी, जो आपके पास मैथ्स नंबर है, ये 235 + 1 कितना बना? 236। और यहाँ पे 236 नहीं है, ये 232 बन रहा है शायद। चेक कर लें इसको। ये आपके पास वैल्यू है 142 + 90, ये बना बेटा 232। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कौन से कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर रहे हो तुम? चलें, लिसन बेटा, लेफ्ट साइड पे जो मास नंबर है वो 236 था और ये दोनों मिलके आ रहे हैं 232। तो कितना न्यूक्लियन नंबर मिसिंग है? 4। इसका मतलब ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये 4 न्यूट्रॉन्स हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन का जो सिंबल है वो है इस तरह से कि न्यूट्रॉन को N से शो करते हैं, चार्ज नंबर 0, मास नंबर 1, और ऐसे 4 न्यूट्रॉन्स हैं। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, फिशन, फ्यूजन या कोई जनरल रिएक्शन हो, उसमें क्या चीज कंजर्व्ड है? मास नंबर भी कंजर्व्ड है और चार्ज नंबर भी कंजर्व्ड है, प्रोटॉन नंबर भी कंजर्व्ड है। यहां से आगे बढ़ो यार। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था 2 किस्म के फिशन है। एक है अनकंट्रोल्ड चेन, बात हुई थी इसमें, हमारी डिस्कशन हुआ था इसमें। ओके ओके, जो था अनकंट्रोल्ड चेन फिशन। बेटा अगर ना किया तो बता देना ताकि आप कर लो, मैं डिस्कस कर लिया था। इस अनकंट्रोल्ड चेन फिशन में एनर्जी रिलीज होने का रेट बढ़ता जाता है, तो डिजास्टर होता है, उससे कोई
कोई बहुत अच्छा पीसफुल पर्पस नहीं हो सकता इसका, इससे एनर्जी से नुकसान ही पहुंच सकता है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीटिंग कर सकता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल करें तो ऐसा कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं उनमें से एक फ्रैक्शन को रोक लें। जैसे इस पिक्चर में, इस रिएक्शन में, इस यूरेनियम के अंदर से 2 न्यूट्रॉन्स इमिट होते हुए दिख रहे थे, 1 और 2। अगर इनको जाने दिया जाता तो रिएक्शन का रेट होता 1:2, लेकिन अगर उनमें से एक को एब्जॉर्ब कर लिया है तो अब रिएक्शन का रेट 1:2 नहीं होगा बल्कि लीनियर रेट होगा। और इससे लीनियरिटी के साथ, जैसे पहला इमिट हुआ, इसने 2 न्यूट्रॉन्स इमिट किए, ये जो पहला न्यूट्रॉन लॉन्च हुआ इसने इसको एक्सप्लोड किया, इसमें से बेरियम, क्रिप्टॉन, स्ट्रोंशियम, ज़ीनॉन निकले, वो दिखाए भी नहीं इन्होंने, जरूर निकले होंगे जाहिर है, लेकिन साथ में जो 2 न्यूट्रॉन है जो रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो दिखा दिया। इनमें से एक न्यूट्रॉन अलाउड है और एक न्यूट्रॉन पिक्ड अप है, नॉट अलाउड है। ठीक है बेटा, यह है कंट्रोल्ड चेन। चेन तो ये भी बन रहा है ना, यह है कंट्रोल्ड चेन। हमारी बात यहीं पे खत्म हो गई थी लास्ट क्लास में, ये लास्ट बात थी हमारी। चलें यहां से बेटा एक छोटा सा हेडिंग ले लो तो अच्छा है। हेडिंग है न्यूक्लियर रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। चले पहले मैं अलग से ही बनाता हूं, न्यूक्लियर रिएक्टर। बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर नोट में अभी अभी आपको बनवाता हूं, पहले तफसील सुन लेना। न्यूक्लियर रिएक्टर एक अरेंजमेंट है जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी को, एनर्जी रिलीज फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इट्स अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग न्यूक्लियर एनर्जी और एनर्जी रिलीज फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन, इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे काम करता है इस रिएक्टर में बच्चों? हमारे पास यूरेनियम की रॉड्स है जिनको हम कहते हैं फ्यूल रॉड्स, जिनको हमें फिशन असल में करना है, ये है फ्यूल रॉड्स। अच्छा, फ्यूल रॉड्स का काम ये कि इनमें हम न्यूट्रॉन को लॉन्च करेंगे एंड दे विल अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूल रॉड अंडरगोज फिशन, इसमें फिशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इसमें से अगर फॉर एग्जांपल रिएक्शन ये हो कि एक न्यूट्रॉन जब एक यूरेनियम में लॉन्च हुआ है तो फॉर एग्जांपल एक बेरियम, एक क्रिप्टॉन के साथ यहां पे 3 न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो रिएक्शन की एक डिटेल ये है, गौर से सुनना इस बात को, रिएक्शन की डिटेल ये है न्यूक्लियर फिशन की कि जो न्यूट्रॉन है ना जिससे लॉन्च हुआ था न्यूट्रॉन, इट हैज टू बी वेरी स्लो न्यूट्रॉन। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, ये पिक्चर दिख रहे थे बेटा, ये वाली पिक्चर। अगर ये पिक्चर आपने अपने पास ड्रॉ कर ली हो ना तो इस न्यूट्रॉन के साथ एक चीज ऐड कर दो, ये सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं है, ये स्लो न्यूट्रॉन है। इन स्लो न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं, वेरी वेरी स्लो न्यूट्रॉन्स, बस एक टर्म है। इसका मतलब है ये ना सोचना कि न्यूट्रॉन इतना तेज आ रहा था कि उसने टक्कर मार के तोड़ दिया, नो, इट्स नॉट कोलिजन एंड ब्रेकिंग, बल्कि ये न्यूट्रॉन बहुत जेंटली इसके अंदर लॉन्च हुआ है। इसका मतलब इन ऑर्डर टू कॉज फिशन न्यूट्रॉन हैज टू बी स्लो। मसला समझ आ गया? अब कुछ मसला होने वाला है इसलिए मैं यह याद दिला रहा हूं आपको, मसला ही होने वाला है कि देखो बेटा यहां से तुम्हारे पास 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 यूरेनियम के न्यूक्लियाई में जाके बैठ के फिशन को कंटिन्यू करेंगे। मुसीबत ये कि जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो बहुत फास्ट मूविंग होंगे ना। कुछ हमने पढ़ा था ना पहले दिन कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका ज्यादातर अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब जो न्यूट्रॉन एमिट होंगे वो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से एमिट होंगे, तो ये बड़े तेज न्यूट्रॉन्स होंगे, तो ये तो फिशन कर नहीं सकते, इनको स्लो डाउन करना होगा। तो इसी चैम्बर के अंदर हमारे पास एक मॉडरेटर रॉड है। मॉडरेटर रॉड जो है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, कार्बन की हो सकती है, ग्रेफाइट की हो सकती है, इसकी जगह सिंपली वाटर भी हो सकता है जो न्यूट्रॉन्स को स्लो कर दे। तो ग्रेफाइट की रॉड या कार्बन की रॉड जिनको मॉडरेटर रॉड कहते हैं, इनका जॉब क्या है कि वो न्यूट्रॉन्स जो बहुत तेज स्पीड से बाहर आए हैं उन न्यूट्रॉन्स को ये स्लो डाउन करे ताकि वो फिशन कर सकें। अब बेटा गौर से सुन लेना, मैं दोबारा पिक्चर दिखाता हूं ताकि विजुलाइज करो। ये एक न्यूट्रॉन, बहुत स्लो न्यूट्रॉन इसके अंदर लॉन्च हुआ था, इसने
इस न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करके इसको मोर अनस्टेबल करके एक्सप्लोड करवा दिया था। इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स निकले थे जो कि बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं। ये न्यूट्रॉन्स इतने तेज मूविंग है कि कोई भी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इनको कैप्चर नहीं कर सकता। तो जब ये कैप्चर नहीं होंगे तो ये रिएक्शन नहीं कर सकते। तो रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए इनको स्लो करवाना होगा। तो किसी भी फास्ट मूविंग चीज को हम स्लो कैसे करवा सकते हैं? किसी ऐसे मीडियम में डाल दें जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जैसे वाटर या हैवी वाटर या कोई ग्रेफाइट की रॉड जिसके अंदर वो घुस जाए। और ऐसे जैसे समझो आसान करने के लिए, जैसे एक बैग ऑफ सैंड हो, एक बुलेट उसमें फायर हो, तो बुलेट एक तरफ से बैग ऑफ सैंड में एंटर करेगी और दूसरी तरफ से अगर निकल जाती है तो सेम स्पीड से बाहर आएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही न्यूट्रॉन भी करेंगे। तो न्यूट्रॉन यहां पे स्लो डाउन करवाने चाहिए हमें। तो हमने इस रिएक्टर में फ्यूल रॉड जो कि असल में फिशन करेगी, उसके साथ साथ एक मॉडरेटर की रॉड लगाई हुई है। अगर ये मॉडरेटर रॉड ना होती तो यहाँ पे हैवी वाटर होता या नॉर्मल वाटर होता जो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता। ठीक है। तीसरी चीज, यहां पे बहरहाल सारे न्यूट्रॉन्स निकले, वो स्लो डाउन हो गए, वो सब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1:, मेरी एग्जांपल में 1:3। ये तो बहुत डेंजरस होगा। तो तीसरे किस्म की रॉड्स हैं यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स। वो यूजुअली बोरॉन की बनी हुई होती हैं और उनका मटेरियल याद रखना जरूरी नहीं है। कैडमियम की भी होती हैं बेटा, बोरॉन की भी होती हैं, लेकिन नेम ऑफ मटेरियल याद रखना जरूरी नहीं है। याद ये रखना जरूरी है कि कंट्रोल रॉड का जॉब क्या है। कंट्रोल रॉड भी बैग ऑफ सैंड की तरह है, यानी कंट्रोल रॉड्स एक थिकर बैग ऑफ सैंड है, उनमें न्यूट्रॉन घुस गया तो बाहर निकल नहीं पाएगा, यानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो आगे फिशन कर नहीं पाएगा। अब इस कंट्रोल रॉड के हैं मसले। अगर इस कंट्रोल रॉड को अंदर ही रख दें हम तो सारे के सारे न्यूट्रॉन्स जो एमिट होंगे वो सब के सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो रिएक्शन सस्पेंड कर जाएगा, रुक जाएगा ना, सीज हो जाएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं? रिएक्शन को सीज करवाना चाह रहे हैं? नहीं, हम रिएक्शन को चाह रहे हैं कि वो लीनियर रेट पे हो जाए। तो कंट्रोल रॉड को रखना नहीं अंदर, अगर रख दिया तो वो थोड़ी देर में सारे न्यूट्रॉन पिकअप करके रिएक्शन को ही रोक देगा। तो इस कंट्रोल रॉड को रखना नहीं अंदर। अच्छा, मुसीबत ही कि इस कंट्रोल रॉड को अगर यहां से उठा लें, बाहर कर लें, तो रिएक्शन 1:3 के रेट पे या 1:4 के रेट पे, 1:2 के रेट पे एक्सीड करना शुरू कर जाएगा, बढ़ना शुरू कर देगा। तो हमें क्या करना है? कंट्रोल रॉड को ना इस चैम्बर में ऑसिलेटिंग रखना है। इट मस्ट बी ऑसिलेटिंग ऑल द टाइम, जाए अंदर और वापस आए, और जाए अंदर और वापस आए, और जाए अंदर और वापस आए। ये जो कंट्रोल रॉड है अगर ये ऑसिलेट करता रहेगा तो क्या होगा? जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे उनमें से सबको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन को एब्जॉर्ब करेगा ताकि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो जाए। तो कितने किस्म की रॉड्स हैं बेटा? 3। फ्यूल रॉड जो फिशन करेगी असल में, दैट अंडरगोस फिशन, मेड ऑफ यूरेनियम। दूसरी रॉड कौन सी थी? मॉडरेटर रॉड। क्या जॉब था इसका? स्लो डाउन करना ताकि रिएक्शन हो पाए, वरना तो न्यूट्रॉन्स जो एमिट हुए वो इतने तेज हैं, इतने फास्ट हैं कि वो रिएक्शन कर ही नहीं सकते। सो मॉडरेटर रॉड का काम है टू इनेबल द न्यूट्रॉन्स टू कॉज फिशन, टू स्लो देम डाउन। तीसरी रॉड थी कंट्रोल रॉड। इसका जॉब क्या है? एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड को एब्जॉर्ब कर ले ताकि रिएक्शन का रेट लीनियर हो जाए। वो जो मैं कल लास्ट क्लास में कहता किडनैप कर ले न्यूट्रॉन्स को, लाइक दैट। बस समझ में आ गई है? अच्छा बेटा, अब इसके बाद इस चैम्बर में जो मैंने बनाया है ना आपके पास, इस चैम्बर में कंट्रोल रॉड ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है और ये सारा रिएक्शन लीनियर रेट के ऊपर हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि इस सेक्शन में हमारे पास बहुत सारी हीट एनर्जी बन रही है। तो हीट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लीनियरली हमने क्या किया? इस चैम्बर के कोनों पे ना ब्लोअर्स लगाए हुए हैं, पंखे लगाए हुए हैं, फैंस लगाए हुए हैं। इन फैंस का जॉब क्या है कि जितनी भी हीट एनर्जी इस चैम्बर में रिलीज हो रही है, बेटा याद करना, क्या हीट एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलीज हो रही है? न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या रिलीज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के साथ टकरा टकरा के उसमें हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो हीट बहरहाल जो इवेंचुअली बन रही है वो इस चैम्बर के अंदर अंदर है। ये जो फैंस लगे हुए, ब्लोअर्स लगे हुए, इनका जॉब क्या है? उस हीट एनर्जी को पूरे सेक्शन में इवनली स्प्रेड करना। देखते जाना बेटा। अब हमने क्या किया? इस चैम्बर के अंदर एक मेटल की ट्यूब ली, और इस ट्यूब को ऐसे वेवी शेप देके इस ट्यूब को हमने
यहां से बाहर निकाल लिया है। अच्छा देखना बेटा, दिस इज द ट्यूब, ये ट्यूब वाटर पंपिंग ट्यूब है, पाइप समझ लो वाटर का, एक मेटल का है। अब क्या करना है हमने, हमारे पास अंदर इस चैम्बर के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, बहुत सारी हीट एनर्जी अवेलेबल है, इवनली स्प्रेडिंग है। हमने यहां से इस पाइप में ना कोल्ड वाटर को पंप इन किया है। मैं बेटा एक सिंपलेस्ट डिजाइन दिखा रहा हूं, फिर मैंने बुक से एक पिक्चर स्कैन की है, वो ज़रा डिटेल्ड है, उसमें लेबलिंग चेक करेंगे देखेंगे। यहां से कोल्ड वाटर पंप इन किया है। ये जो कोल्ड वाटर यहां से पंप होगा अंदर, इस ट्यूब में जब ये वाटर जा रहा होगा ना, तो ट्यूब में इतनी हीट मिलेगी, इसको इतनी हीट मिलेगी सीरियसली, कि निकलने से पहले पहले ये स्टीम में कन्वर्ट हो चुका होगा। सीरियसली, यानी कोल्ड वाटर, नॉर्मल टैप वाटर समझ लो, पंप्ड इन, दैट कम्स आउट एज ए स्टीम। जब ये वाटर स्टीम बन के बाहर निकलेगा तो हमें क्या फायदा हुआ उसका, चेक करते हैं हमें क्या फायदा हुआ। बेटा वाटर और स्टीम का जो वॉल्यूम का फर्क है ना, वाटर का और वाटर की स्टीम का, वो तकरीबन 1:1580 टाइम्स है। यानी अगर रफली 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, आपने वाटर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब पंप इन किया है, तो बाहर आने वाली स्टीम कितनी होगी, तकरीबन 1580, आसान करने के लिए मैं 1600 कर रहा हूं, 1600 मीटर क्यूब ऑफ स्टीम कम्स आउट। तो आपको लगता है जिस स्पीड से वाटर पंप इन हुआ था, उससे बहुत ज्यादा बड़ी स्पीड पे यहां से स्टीम बाहर आ रही होगी। आप अंदाजा तो लगाओ, इतनी बड़ी स्पीड पे जब स्टीम यहां से बाहर आएगी, तो हमने इसके सामने रखा हुआ है एक टरबाइन। उस टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर हमने सामने रखा हुआ एक टरबाइन। इस टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर जब ये स्टीम आके फॉल करेगी, तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा, बहुत बड़ी स्पीड पे रोटेट करेगा। एक नहीं, मल्टीपल टरबाइंस भी लगा सकते हैं आप। जब ये टरबाइन रोटेट करेगा, तो क्या हम इसको किसी जनरेटर के कॉइल से लगा सकते हैं? और जनरेटर का कॉइल अगर रोटेट करने लग जाए तो क्या हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जरा सीक्वेंस बनवाना मुझसे, ये बताओ कि आपके ख्याल में एनर्जी कन्वर्जन का सीक्वेंस क्या है, व्हाट एनर्जी कन्वर्ट्स? सबसे पहले कौन सी एनर्जी थी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन दैट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फिशन फ्रैगमेंट्स। वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हुई वाटर की इंटरनल एनर्जी में, वाटर की इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन में, और वो इवेंचुअली कन्वर्ट हुई, लंबी डिटेल है ना, इसे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है बेटा, बात समझ आई है। अब मैंने एक बुक से स्कैन की है ये पिक्चर, इसमें देख लो जरा, बेहतर पिक्चर है बेटा। ये रिएक्शन का पूरा रिएक्शन चैम्बर है, दिस इज द रिएक्शन चैम्बर। इसमें एक अंदर और भी शील्ड है, बायोलॉजिकल शील्ड समझ लो इसको, कि अंदर यूरेनियम है, उसमें से रेडिएशंस बाहर, इंजीनियर्स को, वर्कर्स को, टेक्नीशियंस को ये रेडिएशन ना आए, तो इसको बायोलॉजिकल शील्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने भी कुछ ना कुछ इसका नाम रखा हुआ होगा, रेडिएशन शील्डिंग, रेडिएशन शील्डिंग, बायोलॉजिकल शील्डिंग, सेफ्टी, ठीक है। ये लेड लाइंड कंक्रीट वॉल्स होती हैं, मोटी मोटी कंक्रीट वॉल्स होती हैं, लेकिन लेड लाइनिंग के साथ होती हैं ताकि और अच्छी सेफ्टी हो। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल रॉड्स हैं, ये ब्लैक कलर की रॉड्स, इनका क्या आपको इस पिक्चर से इनका वाइब्रेट करना समझ आ रहा है? दे मूव आउट एंड इन, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। पर्पस क्या था कि सारे न्यूट्रॉन को नहीं पिकअप कर लें, बल्कि सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को पिकअप करें, ठीक है। इसके अलावा अंदर कौन सी रॉड्स हैं बेटा, ये चेक करना है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेफाइट मॉडरेटर। अगर ये ग्रेफाइट मॉडरेटर नहीं होता तो चैम्बर में हैवी वाटर भरा हुआ होता या नॉर्मल वाटर भरा हुआ होता, जो ये मॉडरेटर का काम करता है। इसके अलावा बाय द वे वैसे भी यहाँ पे वाटर होता है कूलेंट के लिए, वाटर वर्क्स एज कूलेंट हियर। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फ्यूल रॉड्स हैं, बच्चे जानते हैं ना फ्यूल रॉड्स क्या है, यूरेनियम से बनी हुई रॉड जिनमें फिशन एक्चुअली होगा। अब साइड में देखो, इस चैम्बर में बहुत जबरदस्त हीट एनर्जी है, तो ये जरा ज्यादा अच्छी डायग्राम बनी हुई है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे गैस का डक्ट बनाया हुआ है, यहां से गैस अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली होती है, वो सस्टेन कर लेती है हाई टेम्परेचर्स पे,
यहां से गैस अंदर जाती है, चैम्बर में से होती हुई बाहर आती है, तो क्या होगा इस गैस के साथ? बहुत हीट अप, नहीं गैस तो ऑलरेडी गैस है, तो वो बहुत हीट अप हो चुकी होगी। इस गैस का जो ट्रेवल है ना सेक्शन में से होता हुआ, इसका जॉब है ये हीट एनर्जी को बाहर लेके आएगा। तो इसका मतलब इस हीट एनर्जी को आप इस चैम्बर में बाहर बुला रहे हैं, किसके थ्रू? उस गैस के थ्रू। इस गैस को हम कहते हैं कूलेंट। इस गैस का जॉब क्या है कि ये कूलेंट है, ये हीट एनर्जी को यहां से बाहर निकाल के लेके आती है और इस सेक्शन को हीट अप करती है। अब इस सेक्शन में क्या है, हमने यहां से कोल्ड वाटर को पंप इन किया, ये कोल्ड वाटर पंप हुआ, अंदर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, चेक करें निकलते हुए क्या बना, सारा। अगर मैं आपसे कहूं कर्व करने की क्या जरूरत थी, वेवी क्यों बनाया, सीधा सीधा पाइप लगा देते हैं। जितना ज्यादा कर्वी होगा उतना बड़ा सरफेस एरिया होगा, उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, उतना हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टीम में कन्वर्जन हो जाए। ठीक हो गया बेटा? अब आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है घर जाके, ठीक है। मैं तो एडवाइस करूंगा डायग्राम इसकी इतनी अच्छी तो जाहिर है नहीं बना पाओगे, और ये मैं चाहूंगा नहीं कि आप बनाएं, तो बहुत ऑर्डिनरी डायग्राम है, भेज में जरूर दूंगा ये खराब सी डायग्राम दोबारा से, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको ना प्रिंट लेके अपने पास पेस्ट कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बहरहाल मैं इसके नोट्स बनवा रहा हूँ बेटा, थोड़े बहुत नोट्स मैंने भेजे हैं, थोड़े बहुत मैं आपसे बनवा रहा हूँ। तो एक ब्लैंक पेज निकालो, और अगर पहले से हेडिंग कहीं ली हुई थी, अभी ली हमने ये हेडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, चलो शाबाश, मेरे साथ साथ लिख लो इसका नोट। इसके नोट्स को बेटा बुलेट्स में लिखेंगे, ठीक है, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो हमारा बुलेट नंबर 1, बुलेट नंबर 1 क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स, साथ साथ लिख लेना बेटा, टाइम जाया नहीं करना। रिएक्टर्स आर बिल्ट टू कन्वर्ट energy released from nuclear fission into electrical energy। अगली बात, फ्यूल रॉड मेड ऑफ यूरेनियम, और स्लैश लाके लिखो अंडरगोज fission, made of uranium and undergoes fission। Moderator slows down neutrons to enable them to cause fission। To enable them to cause fission। हारून ये वर्कशीट बच्चों को दे देना। तो मॉडरेटर रॉड का काम क्या है बेटा, ये इनेबल करता है, स्लो डाउन करता है उनको, ठीक है। याद रखना ग्रेफाइट या हैवी वाटर लाइक दैट। तीसरा रॉड कौन सा था, कंट्रोल रॉड, absorbs a fraction of emitted neutrons to keep the reaction rate constant। To keep the reaction rate constant, right?
यहीं स्लैश लगा के लिख दो रिमेन्स इन वाइब्रेशन। ठीक है बेटा। अब कन्वर्जन का पूरा वो जो साइकिल बनाया था वो लिख लेते हैं कि कन्वर्जन साइकिल हमारे पास क्या है। कन्वर्जन साइकिल है एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम फिशन kinetic energy of fission fragments kinetic energy of fission fragments, thermal energy internal energy of water internal energy of water mechanical energy of turbines मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टर्बाइंस और लास्ट एरो के साथ लिखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है। ये बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर फिशन रिएक्टर होता है और ये सब काम करता है। ठीक हो गया यहां तक की डिटेल। तो बच्चों यहां से बस आगे बढ़ते हैं, अगला काम करते हैं। हारून एक मुझे भी देना प्लीज। हाँ अच्छा वर्ड तो इंटरनल एनर्जी है, लिख सकते हो ऐसे। अच्छा बेटा अगर ये काम हो गया हो तो बस एक छोटा सा काम रह गया एंड देन विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन। अभी बच्चों ने कौन सा रिएक्शन पढ़ा है? न्यूक्लियर फिशन। और न्यूक्लियर फिशन के लिए अगर वन लाइनर लिखना होगा तो क्या लिखोगे? स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर मीडियम साइज्ड डॉटर न्यूक्लिया। ऐसे ही है तो जरा इधर ही रहिएगा। एक और रिएक्शन भी है वो उसका पूरा उल्टा है और उसमें क्या है कि एक लाइटर न्यूक्लियस जो कि समझे हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम है, अगर वो एक हाइड्रोजन के ट्रीशियम के साथ जाके मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है वो बात कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास एक ड्यूट्रियम न्यूक्लियस एक ट्रीशियम न्यूक्लियस के करीब था और वो दोनों आपस में मिल गए। हाँ बेटा पहले मुझे बताना मिलना पॉसिबल है? ये बताएं एक हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ये वाला, इसमें कौन सा चार्ज है? ये चार्ज है या न्यूट्रल है? अरे न्यूक्लियस चार्ज है बच्चों। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है यार, न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे वाले न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है। इनका करीब आना बनता है? दे विल रिपेल ईच अदर, दे कैन नॉट कम क्लोज। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करें, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ऐसा हो सकता है कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे जाके ये दोनों एक दूसरे के अंदर फ्यूज कर जाएं और फ्यूज करके एक बड़ा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएं, एक बिगर न्यूक्लियस बना दें। इस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइटर न्यूक्लियाई इनटू अ हेवियर न्यूक्लियस को हम कहते हैं फ्यूजन। तो फिशन था स्प्लिटिंग, फ्यूजन है कॉम्बिनेशन। तो फ्यूजन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ
lighter nuclei to convert into a heavier nucleus. जो रिएक्शन मैंने आपके सामने बनाया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि अगर मेरे पास एक ड्यूट्रियम है बच्चों और एक है ट्राइटियम या ट्रीशियम, तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाता है एक हीलियम का न्यूक्लियस। अब बताएं, अगर ये एक हीलियम का न्यूक्लियस है तो इसमें कुछ और भी बनना चाहिए। देखते हैं, ये नंबर 2 है बेटा, 1 + 1, और ये 2 पूरा हो गया। इसका मतलब जो भी चीज बननी चाहिए उसका प्रोटॉन नंबर 0 है। अब वो न्यूक्लियन नंबर पे, न्यूक्लियन नंबर ऊपर 5 था इसका, और इसका न्यूक्लियन नंबर 4 है, तो उसका क्या होना चाहिए 1। और 0 और 1 किसके लिए होते हैं, न्यूट्रॉन के लिए। ये रिएक्शन है बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन, यहां भी प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियन नंबर हमेशा कंजर्व्ड है, ऑलवेज। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक ड्यूट्रियम ही के साथ मिले और यहां पे ऐसे रिएक्शन में हीलियम का एक आइसोटोप बनता है, 1 न्यूट्रॉन मिसिंग है इसमें से, एक न्यूट्रॉन कम है इसमें। इसमें भी एक न्यूट्रॉन एडिशनली इमिट होता है और ये भी बहुत एनर्जी इमिट करता है, इनफैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। सिमिलरली आपके पास और भी टाइप्स हो सकती हैं, मैंने आपको, चलो मैं भी लिखवाता हूं, थोड़ा सा लिख लो बेटा। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द, मैंने कुछ भेजा था इसका नोट आपको, अच्छा अगर मैंने इसका नोट भेजा है तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो अभी लिख लो, जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। वैसे मैंने बता रहे बच्चे भेजा हुआ है, लिखिएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन is a combination of, nuclear fusion is a combination of lighter nuclei or nucleons, lighter nuclei or nucleons to form a heavier nucleus. A large amount of energy is released due to a fraction of mass decayed, a fraction of mass decayed during reaction, due to a fraction of mass decayed during reaction. ओके ठीक है बेटा। एक तो बेटा ये चेन रिएक्शन नहीं है, जैसे वहां चेन बन रही थी ना, एक स्प्लिटिंग से फर्दर स्प्लिटिंग्स हो रही थी, यहाँ ऐसा कोई चेन नहीं है। सो ऐड करके लिख सकते हो, इट इज नॉट अ चेन रिएक्शन, इज नॉट अ चेन रिएक्शन। और बेटा ये चेन रिएक्शन नहीं है, और अगर होगा तो जितने भी न्यूक्लियाई इस टेम्परेचर पे ट्रीट हो रहे हैं वो सब विल अंडरगो, ऑल ऑफ देम विल अंडरगो फ्यूजन। ठीक है, तो यहां चेन इफेक्ट नहीं है कि एक हुआ उससे दूसरा इग्नाइट होगा, उससे तीसरा इग्नाइट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी फ्यूजन के लिए वो कम से कम टेम्परेचर, हमने अभी बात की ना, बहुत हाई टेम्परेचर पे हो सकता है ऐसा, क्योंकि न्यूक्लियाई तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, न्यूक्लियाई एक दूसरे में कंबाइन हो जाए, ये तो बहुत हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है। उस मिनिमम टेम्परेचर पे जिसके ऊपर ये हो सकता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर नीडेड फॉर दिस रिएक्शन टू अंडरगो, टू प्रोसीड। थोड़ा सा लिख लो बेटा, न्यूक्लियाई repel each other
nuclei repel each other due to their like charge. Due to their like charge. They repel each other due to their like charge. But they can only be brought closed for a fusion at an extremely high temperature. They can only be brought closed to each other for fusion. क्या लिखा हमने? At an extremely high temperature. अलग लाइन में लिखना बेटा. The minimum temperature needed for the reaction to proceed minimum temperature for the reaction to proceed is called the critical temperature. It's called the critical temperature. डन हो गया बेटा? सारी बात समझ आ गई बच्चों को? कोई मसला तो नहीं है इसमें? तो बच्चों मैंने यहां से आप ही के पेपर्स में से ये एग्जांपल्स नहीं है, देखना जरा, एक नजर डालना. पहली एग्जांपल में ऐसे बस चलना बेटा. पहली एग्जांपल में एक ड्यूट्रियम और एक ट्रीशियम न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं और एक न्यूट्रॉन की इमिशन के बाद बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं. इनफैक्ट ये बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी है. दूसरी एग्जांपल में एक ड्यूट्रियम न्यूक्लियस है और वो एक नॉर्मल प्रोटियम के साथ, जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, उस न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो रहा है और एक हीलियम न्यूक्लियस बन रहा है, हीलियम आइसोटोप बन रहा है. कोई न्यूट्रॉन एमिट नहीं हो रहा लेकिन बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है. तीसरा जो है आपके पास, इसमें चेक करें, आपके पास यहां पे चेक करो कि क्या क्या है बेटा. 2 सिंगल प्रोटॉन्स हैं और 2 सिंगल न्यूट्रॉन्स हैं और वो एक हीलियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं. और यहां जो चीज मिसिंग है वो ये है कि एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड यहां पर भी. इज दैट ओके? मैंने इसको लास्ट क्लास में भेजा था, आज दोबारा भेज दूंगा, छोटी मोटी चीजें इसमें ऐड करके. ठीक हो गया बेटा? इसको न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन और उसको न्यूक्लियर फिशन. ठीक है बच्चों, चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट. और इस पूरे सेक्शन के 2 चैप्टर्स थे, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. इन दोनों चैप्टर्स में नाम वैसे था इनका रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एटम. इन दोनों चैप्टर्स का हमने ये हैंड आउट है हमारे पास, दैट इंक्लूड्स क्वेश्चंस फ्रॉम नए पेपर्स, पुराने पेपर्स. तो जैसे जैसे मैं लेके जाता जा रहा हूँ आप तेजी से आते जाइएगा. आज मैक्सिमम कोशिश करेंगे इसमें से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. बाकी ये कि मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, फिर आपको सोल्यूशन शेयर कर दूंगा या डिस्कस कर लूंगा आपसे, जैसे आपको सूट करेगा. तो ऐसा करते हैं कि आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो. हैंड आउट के पेज नंबर 2 पे आओ बच्चों. ओके इस क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसका रेफरेंस जून 2007 है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ इट इज पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट आइसोटोप्स बाय हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. लिख दो, बाय हैविंग different number of neutrons. बेटा कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ. सिर्फ याद दहानी के लिए लिख चुके हो अपने नोट्स में. हाफ लाइफ क्या है बच्चों? वो टाइम लेंथ, वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में से नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई अपने हाफ पे चले जाएं, या एक्टिव मास अपने हाफ पे आ जाए, या रेट ऑफ इमिशन अपने हाफ पे आ जाए. ऐसा लिख लें, द टाइम लेंथ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई time length to reduce the number of active nuclei in a radioactive sample
to its half. To its half. ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है, आइसोटोप है, और वो नंबर ऑफ एटम्स ऐसे चेंज हो रहे हैं. वो कह रहे हैं डिटरमिन हाफ लाइफ एंड शो हाउ यू ऑब्टेन इट. बेटा कैसे करोगे? किसी भी जगह नंबर है 4000, इस 4000 के नंबर में आपने क्या तलाश करने की नंबर 4000 से ड्रॉप हो गए, ये जो टाइम आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है 12 सेकेंड्स. इससे मतलब हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज 12 सेकेंड्स. क्या जरूरत है कि इसको हम कंफर्म करें, वेरीफाई करें? तो कर लेना चाहिए, कर लेते हैं, पेपर 2 है. तो ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर किसी वक्त 3000 था, जो कि बहुत एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन बहरहाल काम चल जाएगा. ये 3000 था. अब मुझे क्या ढूंढना चाहिए? ये 1500 कहां जाके होगा? तो 1500 रफली कोई मिड पॉइंट के ऊपर है, और ये फॉल कर रहा है यहां पे. चेक करो बेटा, ये दो वैल्यूज क्या बनती हैं, देखते हैं. ये पहली वैल्यू है 5 मेरे ख्याल से. दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, दूसरी वैल्यू क्या है? इज 17. चलें, एग्जैक्ट ही आ रहा है. ठीक हो गया, हो गया बच्चों. दोनों से 12 आ रहा है. मैं थोड़ा बहुत एक फर्क एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर फर्क आता तो हम फिर क्या करते? एवरेज करते. पेपर 2 है ना, तो बहरहाल अभी तो सेम ही आ रहा है. ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, बस चलें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, जो रिएक्शन सेंटर ऑफ द सन में हो रहा है वो ये है रिएक्शन. दो प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स, एक हीलियम न्यूक्लियस है. स्टेट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन. न्यूक्लियर फ्यूजन. अब बेटा कह रहे हैं कि the mass of the helium nucleus produced is different from the total mass of the two protons and two neutrons. ये क्या बात हुई बेटा? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? जो मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस है वो हमेशा मास नंबर सेम है, मास सेम नहीं है. मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर. इसी का डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट होता है. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा. सो वो कह रहे हैं कि यहां डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना है? वो डिफरेंस है इतना. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन. तो यहां आपने लिखना है वो जो मास कम हुआ है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो एनर्जी रिएक्शन से रिलीज होगी. तो लिख दो द डिफरेंस ऑफ मास डीकेज इनटू एनर्जी. The difference of mass decays into energy and is released from reaction. The difference of mass decays into energy and is released from reaction. इसके बाद बेटा कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई. ये तो हो गया. कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन. 3 मार्क्स हैं, मेरे साथ साथ कर लेना. कि हम लिख सकते हैं एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए m इंटू सी स्क्वायर, और जरूर ऐसे भी लिख देना कि यह है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर. यहां डेल्टा m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द लॉस, द डिफरेंस. वो था 6.6 10 to the power minus 29 multiplied by C. वैल्यू निकाल के देना बेटा क्या आ रही है.
ओके सीधा अ कांस्टेंट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी इसकी वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ पे। अ कांस्टेंट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बेटा आगे बढ़ा जाए, वैल्यू दे रहे हो क्या आ रही है 5.9 4 -12। मैंने दूसरे ग्रुप के साथ किया, मैं वैल्यू कंफर्म भी कर देता हूं आपको। अच्छा चले खैर ठीक है। हाँ बेटा सही है, वो मुझे नहीं मिल रही वैल्यू, बताएं आगे बढ़े जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया बच्चों, कहते हैं लेफ्ट साइड पे टेबल में टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं, फिर नेचर है और चार्ज है। अल्फा के लिए तो लिखा हुआ है, बीटा का नेचर जैसे ऊपर लिखा है 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज बीटा? एन इलेक्ट्रॉन, लिखते जाओ लिखते जाओ। और इसका चार्ज कैसा है? व्हाट इज गैमा रे? एनर्जी फोटोन, एनर्जी पैकेट। और इसका चार्ज नो चार्ज। अब लिख दे न्यूट्रल, नो चार्ज न्यूट्रल डैश लगाना। बेटा टेक्नीटियम कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ओके ओके। टेक्नीटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है बच्चों, और ये कह रहे हैं इट इमिट्स गैमा रे एंड हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 6 hours। In a hospital, a solution containing this isotope is injected into a patient. The solution travels around the body and the isotope attaches to cancer cells. A few hours after the injection, the instrument is used to detect gamma rays emitted by the isotope. आप बच्चों ने पैट स्कैन का नाम सुना है? पैट स्कैन, सीटी स्कैन सुना होगा हॉस्पिटल में, एक पैट स्कैन पीईटी पैट स्कैन है, ये पैट स्कैनिंग है। तो कह रहे हैं गैमा रेज इमिट हो रही हैं पेशेंट की बॉडी में से गैमा रे इमिट हो रही है जिससे कैंसर की लोकेशन फाइंड होंगी। अ हाई रीडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द कैंसर सेल्स। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ, वी जस्ट आंसर इट, टाइम लेंथ इन विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस टू हाफ। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई एन आइसोटोप इमिटिंग गामा रेज इज यूज्ड रादर देन एन आइसोटोप इमिटिंग अल्फा। अब जरा गौर करना, पेशेंट की बॉडी में एक चीज इंजेक्ट हुई थी और कैंसर सेल में जाके एब्जॉर्ब हो गई थी, वहां से इमिशन हुई है। तो अगर वो अल्फा इमिट करता होता तो क्या मसला था? अल्फा बाहर ही नहीं आते, नहीं आते ना, और बीटा भी बड़ी मुश्किल से आता है। तो सबसे अच्छी इमिशंस कौन सी हैं? गैमा, जो कि बड़ी आसानी से पेनिट्रेशन बहुत हाई है इनकी। सो आपने लिखना है कि alpha cannot penetrate through skin, cannot be detected by an external scanner, external detector. Gamma can easily penetrate
from inside body to outside medium for detection. गैमा की आयनाइजेशन सबसे पुअर है, ये तो अच्छी बात है। यस, हाँ, एक एडिशनल पॉइंट है, लेकिन बेटा प्राइमरी पॉइंट क्या है कि वो बाहर डिटेक्ट हो पाए, आउटसाइड मीडियम फॉर डिटेक्शन फॉर एग्जामिनेशन। चलो बेटा आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी देखो। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई एन आइसोटोप विद अ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स इज बेटर देन यूजिंग अ हाफ लाइफ ऑफ 6 मिनट्स। वो जो 6 मिनट्स हाफ लाइफ वाला होगा उसकी तो रेडिएशन एक्टिविटी बहुत तेजी से कम हो रही होगी ना, जो 6 मिनट वाला होगा वो तो तेजी से उसमें इमिशंस कम हो रही होंगी। तो 6 आवर्स वाला जो होगा वो सस्टेन करेगा थोड़े दिन के लिए, तो यानी थोड़ी देर के लिए, सॉरी। तो आप लिख लें 6 मिनट्स इज टू शॉर्ट, द रेट ऑफ इमिशन चेंजेस rapidly, the rate of emission changes rapidly। ठीक हो गया बेटा, अगली बात पे आओ। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई यूजिंग एन आइसोटोप ऑफ 6 आवर्स इज बेटर देन एन आइसोटोप विद हाफ लाइफ ऑफ 6 डेज। अब ये क्या, अगर कोई हाफ लाइफ 6 डेज होता तो 6 डेज का वाला तो और अच्छा होता ना, और स्टेबल उसकी इमिशंस आ रही होती। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो लॉन्ग टाइम बॉडी में स्टे करता। जिसकी हाफ लाइफ बेटा 6 दिन होगी वो ज्यादा दिनों तक पेशेंट की बॉडी में स्टे करेगा ना, और एक्सपोजर होगा उसको रेडिएशन का तो नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि वो इतना हो कि उसका जो इमिशन रेट है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन कुछ टाइम में, कुछ दिनों में वो खत्म हो जाए पेशेंट की बॉडी में से, डाई अवे हो जाए, नेग्लिजिबल साइज में आ जाए। तो लिख लीजिएगा, सो दैट द रेडियोएक्टिव सैंपल लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इट इस तरह भी वर्ड कर सकते हैं, जिसको वैसे तो 1 मार्क है, कि जिसकी हाफ लाइफ 6 दिन है वो दिनों तक स्टे करेगा बॉडी में, कि अ सैंपल विद हाफ लाइफ ऑफ 6 डेज विल लास्ट फॉर लॉन्ग, और उसका डेंजर बढ़ जाएगा। ये भी लिख ही लो यार, अच्छा है एक पॉइंट, कि अ सैंपल विद 6 डेज हाफ लाइफ विल लास्ट फॉर लॉन्ग इन द पेशेंट्स बॉडी, विच इज नॉट सूटेबल, अनसेफ है। A sample with a half-life of 6 days will last for long in the patient's body. Okay? अगली बात यह है, कहते हैं अ डिफरेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन हॉस्पिटल्स हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 13 डेज। A sample of this isotope and a detector are placed in a lead box. The count rate is recorded every minute for 3 minutes. The values obtained are, ठीक है, ओके, 13 घंटे की हाफ लाइफ है बच्चों, 13 आवर्स, और कहता है कि वो काउंट रेट रिकॉर्डेड एवरी मिनट फॉर 3 मिनट्स। जिसकी हाफ लाइफ 13 घंटे हो, क्या 1 मिनट में उसकी एक्टिविटी में कोई चेंज आना चाहिए? बहुत बड़ा नहीं आना चाहिए, थियोरेटिकली है, कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन 13 आवर्स में जाके हाफ होना है, तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में कोई बड़ा चेंज तो नहीं आना चाहिए। सो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई 3 रीडिंग्स आर नॉट द सेम। तो उनको तो सेम होना चाहिए था, फिर अगर चेंज बड़ा नहीं आएगा तो सेम क्यों नहीं है? रैंडमनेस। रैंडमनेस कौन सा बेटा? रैंडमनेस ऑफ स्पेस या रैंडमनेस ऑफ टाइम? टाइम रैंडमनेस। तो जल्दी से लिख दो, इन्होंने कहा ये सेम क्यों नहीं है, तो आपने बताना है कि
अच्छा बेटा देखो, ये नहीं कि वो कम होती रहती है, क्योंकि देखो अगर वो कम होती रहती तो आपके पास नंबर है, देखिएगा इस बात को अच्छे से, ये नंबर है 3202, अभी कम हो गया 3140। चलो अगर ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होता तो फिर ये फर्दर कम होता ना, इसका मतलब ये कम ज्यादा हो रहा है, मतलब ये रैंडमनेस है, ठीक है। और ये हाफ लाइफ वाला चक्कर नहीं, एक्टिविटी इज नॉट डिक्रीजिंग, वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। तो जल्दी से यहां पे आंसर लिखें कि द फ्लक्चुएशंस आर कॉज्ड बाय रैंडमनेस, टाइम रैंडमनेस, स्पेस रैंडमनेस, वो यहां नहीं है, इमिशन इन ऑल डायरेक्शंस। तो आपने लिखना है कि क्या लिख रहे थे बेटा हम, रैंडमनेस, राइट। आगे बढ़ते हैं, रेड एक्टिविटी होती ही रैंडम है। मैंने दो वर्ड्स बताए थे बेटा, एक है वो रैंडम होती है और एक स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब था, वो किसी भी फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, वो किसी टेम्परेचर से इंफ्लुएंस नहीं होती, मतलब इट हैपेंस इटसेल्फ, एब्सोल्युटली स्पॉन्टेनियस है, कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। आप इमिशंस को तेज स्लो नहीं कर सकते, उसको टाइम नहीं कर सकते, बस वो होती हैं। फिर कह रहे हैं एस्टिमेट द टाइम टेकन फॉर द एवरेज काउंट टू फॉल टू 200। चलो अब देखो इसमें सबसे पहले बच्चे क्या करके दें, मुझे इनका एवरेज निकाल के दें। ये एवरेज है 3202, क्या स्पेसिफाई नहीं करोगे? कर दें, वैसे 1 मार्क था तो इतना जरूरी तो नहीं है, कर दें तो अच्छा है अगर टाइम है। मैंने कहा था ये रैंडमनेस ऑफ स्पेस नहीं है, मतलब इट डज नॉट रेफर टू एमिशन इन ऑल डायरेक्शन। बेटा इसकी एवरेज करके दोगे बच्चों, क्या आ रही है 3200। तो भाई हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3200 है। तो बेटा अगर कोई नंबर 3200 है, 3200 है, तो हम कह सकते हैं एक हाफ लाइफ के बाद ये 1600 होना चाहिए, एक और हाफ लाइफ के बाद ये 800 होना चाहिए, दो हाफ लाइफ हो गई, एक और हाफ लाइफ के बाद ये 400 होना चाहिए, और एक और हाफ लाइफ के बाद ये 200 होना चाहिए। बेटा जरा काउंट करेंगे कितनी हाफ लाइफ हुई, 1 2 3 4, इसके मतलब 4 हाफ लाइफ। अगर 4 हाफ लाइफ है तो एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है 13 आवर्स। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 4, 26 मल्टीप्लाइड 52, चेक करके बताना बेटा 52 है। $52 hours। All right। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों ने, वो फॉर्मूला था, याद ध्यान के लिए करवा रहा हूं, याद आया कुछ, ऐसे ही था ना। तो कितना फ्रैक्शन बचा है, तो ये फ्रैक्शन कितना बचा बेटा, ये बचा है हमारे पास 200, और नंबर कितना था 3200। हम इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं ना, लेकिन इसमें n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ज्यादा बेहतर ये मेथड नहीं, आसान, उसमें तो लॉग लेना पड़ेगा, हमें लॉगरिथम लेना पड़ेगा इसका, तो इस वजह से ज्यादा आसान है कि अपने कन्वेंशनल मेथड से करें, हमेशा इससे काम हो जाएगा। आगे कहते हैं अ सैंपल एंड अ डिटेक्टर and the detector are taken out of the lead box. The count rate rises slightly because of background radiation. State one cause of background radiation. बेटा कोई एक वजह, कॉस्मिक रेज, रॉक्स, फूड, मेडिसिन, बहुत सारे हैं ना, कोई एक आप बता देंगे इसमें। अच्छा, चलें, लिसन,
सही है। आप आइए इस क्वेश्चन पे, कौन सा पेज है? 6। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ओके, क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेटा कि एक आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम मैंने स्कैन की हुई है आपके नोट के लिए। कहते हैं न्यूट्रॉन है वो एक यूरेनियम में लॉन्च हुआ और ये सब हुआ इसके आगे। तो कहते हैं स्टेट द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है, न्यूक्लियर फिशन। इसके बाद बेटा कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर का फिशन है जो इन्होंने यहां पे बताया है। दिस इज द फिशन रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस। स्टेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। भाई यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स है, कैसे निकालोगे? 235 माइनस 92 निकाल दो बेटा। फिर कह रहे हैं प्रोटॉन नंबर, क्रिप्टॉन में प्रोटॉन नंबर कितने होंगे? अच्छा, अब ये हमें सॉल्व करना है। वो हमें सॉल्व कैसे करना है? हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन नंबर भी कंजर्व्ड है और न्यूक्लियन नंबर भी कंजर्व्ड है। तो चेक लगाते हैं। हमारे पास यहां प्रोटॉन, सॉरी, यहां पे न्यूक्लियन नंबर कितना है? 236। अब 236 में 92 यहां से मिल रहा है, 3 यहां से मिल रहा है। तो हमने क्या करना है कि 235 में से 92 माइनस करना है और फिर 3 माइनस करना है। तो बेटा करो माइनस, क्या वैल्यू मिलती है आपको? ये है 235, नहीं 236, सॉरी 235 प्लस 1 माइनस 92 एंड माइनस 3। ये बेटा 141 बन रहा है। इसका मतलब जो बेरियम न्यूक्लियस है उसके नंबर्स हैं 141। सर ओके, ये हमने किया है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। अब आ जाओ देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर। चार्ज नंबर रिएक्शन से पहले 92 था। अगर रिएक्शन से पहले 92 है तो बाद में भी ऐसे ही होगा। तो बाद में यहां 56 है और न्यूट्रॉन से कुछ भी नहीं है। तो इसको क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए 92 माइनस 56, ये नंबर आ रहा है बेटा 36। इसका मतलब क्रिप्टॉन का जो प्रोटॉन नंबर है वो 36 है। बच्चों ने आसान सा मेथड सीख लिया कैसे करते हैं हम इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस there is a decrease in mass, energy released, the decrease in mass is 3.1 10 to the power minus 28 and the speed of light is 3 10 to the power 8। बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? कौन सा यूज करोगे फॉर्मूला? mc स्क्वायर। घर पे करना। आगे देखो, कहते हैं a nuclear reactor, nuclear power station generates electrical energy. In the power station, steam is used to drive the turbines. Describe how splitting of a uranium nucleus, uranium 235, is used to produce steam, and you may include a block diagram। बेटा कर लेंगे, आज ही किया हमने, डिटेल भी लिखी है। 5 मार्क्स है। एक ब्लॉक डायग्राम, उस ब्लॉक डायग्राम में कम से कम एक डब्बा बना के, एक बॉक्स बना के, उसमें हम यूरेनियम की रॉड, फ्यूल रॉड, मॉडरेटर रॉड, ग्रेफाइट रॉड टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, और कंट्रोल रॉड यानी कैडमियम और बोरॉन की रॉड टू एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रॉन्स, अ फ्रैक्शन ऑफ emitted neutrons to keep the reaction rate constant, then nuclear energy converting into thermal energy converting into water की internal energy, and then water converts to steam। लिख लोगे 5 मार्क की डिटेल? चलो हाँ जी, बना लीजिएगा ब्लॉक डायग्राम में, बिल्कुल बना लीजिएगा। अब कह रहे बेटा स्टेट व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ, बात हो चुकी है। डिस्क्राइब वन सेफ्टी प्रिकॉशन दैट इज टेकन व्हेन रेडियोएक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स आर हैंडल्ड। बेटा जो हाँ फोर्सेप्स का यूज है, टोंग्स का यूज है, गॉगल्स का यूज है, लेड लाइंड जैकेट्स का यूज है, लेड बेजेस का यूज है। मैं दोबारा बोलता हूँ, रेडियोएक्टिव सैंपल्स जो लोग हैंडल करते हैं लैब्स में, उन्हें चाहिए कि गॉगल्स लगाएं ताकि एमिशन डायरेक्टली उनको आई को हिट ना करें।
उन्हें चाहिए कि ऐसे थिक मटेरियल की जैकेट्स पहने कि रेडियो एक्टिव एमिशन उनकी बॉडी में पेनिट्रेट ना करें, तो हम कहते हैं स्पेशल जैकेट्स पहननी चाहिए ताकि रेडिएशन उनकी बॉडी को हिट ना करें। उन्हें चाहिए कि फोर्सेप्स या टोंग्स, चिमटी नहीं होती, उससे रेडियो एक्टिव सैंपल को हैंडल करें ताकि आपकी स्किन से रेडियो एक्टिव सैंपल दूर हो। तो ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। तो क्या क्या मैंने कहा कि गॉगल्स और ग्लव्स और फोर्सेप्स और लेड लाइंड लेड बैजेस और जैकेट्स, और बेटा इसके अलावा ये भी सेफ्टी प्रिकॉशन है कि जो रेडियोएक्टिव सैंपल्स हैं उन्हें अगर आपको हैंडल करना हो तो आपने उनको सिक्योर करना है किसके अंदर, बॉक्स के अंदर। कौन सा बॉक्स, लेड बॉक्स, लेड लाइंड बॉक्स। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों लोग इसे पूरा करना। अब जरा तवज्जो से इस आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन जरा पुराने पेपर का है, इस वजह से इसमें ना लिखने की स्पेस नजर आपको नहीं आएगी। नवंबर 2004 का है, एक खास वजह से लिया है। ये कह रहे हैं अ डॉक्टर यूजेस अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप iodine 131 to find the volume of blood in a patient's body. Information is given, iodine की information given है। हमें पहले थोड़ा चलें, पहले आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता डिटेल बताऊं आपको, लेकिन आगे बढ़े फिर बताता हूं। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ आयोडीन 131। तो हम कह सकते हैं आयोडीन 131 के स्ट्रक्चर को बताने के लिए हम कह सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 53 प्रोटॉन्स, बेटा माइनस करना जरा 131 माइनस 53, तो 131 माइनस 53, अब बताएंगे इसके 150 सॉरी इसमें 53 प्रोटॉन्स 78 न्यूट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस में होंगे। और क्योंकि उसने एटम की बात की है तो आप ये भी बताएंगे कि उसकी सराउंडिंग में 53 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो लिख लो जल्दी से। द न्यूक्लियस कंटेन्स 53 neutrons, 53 protons, 78 neutrons with 53 electrons revolving in circular orbits. 53 electrons revolving in circular orbits around the nucleus. हो गया बेटा? डन हुआ? अगर आगे बढ़ा जाए अगले स्टेप में कहते हैं रेडियोएक्टिव डीके इक्वेशन बिलो शोज आयोडीन 131 डीकेइंग इनटू अ xenon न्यूक्लियस, कॉपी द इक्वेशन और कहते हैं कि नंबर्स इंसर्ट करें। आइए भाई नंबर इंसर्ट करते हैं। ये बताएं 53 और 131 के नंबर्स हैं। तो बेटा ऐसा करता हूं मैं इस इक्वेशन को अलग ही लिखता हूं, ठीक है? आप इसी में ऐड कर लेना, मैं इसको सेपरेटली लिख रहा हूं, आप इसी के अंदर ऐड कर लीजिएगा। हमारे पास है आयोडीन, आयोडीन के नंबर्स क्या हैं 53 और 131। ये आयोडीन 53 131 बीटा एमिटर है, तो पहले मैं बीटा लिख लेता हूं। बच्चों को याद होगा बीटा का प्रोटॉन नंबर -1 होता है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियन नंबर बच्चों 0। जो भी चीज बनती है यहां xenon बता दिया उन्होंने, आपको पता है ना, उसका प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यानी इट विल बिकम 54 और न्यूक्लियन नंबर स्टेज अनचेंज्ड। सो ये हमारे पास रिएक्शन है जो यहां पे हुआ है। जल्दी से अपने पास ये नंबर्स ऐड कर लीजिएगा जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं। आगे बढ़ा जाए। सही है।
बेटा तेज तेज आगे है लंबी स्टोरी क्वेश्चन की, जरा मेरी तरफ देखना। लिसन, क्वेश्चन को चूज इसलिए किया कि इसमें बड़ी अच्छी डिटेल है। थोड़ी देर काम रोको। पेशेंट की बॉडी में कितना ब्लड है ये निकालने का एक मेथड इन्होंने निकाला। इन्होंने क्या किया, आयोडीन का एक सैंपल लिया। भाई इधर आयोडीन का एक सैंपल लिया। आयोडीन का सैंपल लेके, एक लिक्विड सैंपल आयोडीन का वो लिया और सबसे पहले उसका एक काउंट रेट मेजर कर लिया, किसका काउंट रेट कितना है। उसका काउंट रेट मेजर करने के बाद उसको पेशेंट की बॉडी में एक तरफ से आईवी लाइन में ब्लड में इंजेक्ट कर दिया फ्रॉम वन साइड। उसके बाद कुछ देर वेट किया। जब उसको ब्लड में इंजेक्ट किया होगा तो वो जो आयोडीन का सैंपल है जिसका काउंट रेट फर्ज कर लो 500 है, 500 है, वैसे वैल्यू गिवन है 500 काउंट्स पर मिनट है मेरी एग्जाम्पल। वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट हो गया। आपको लगता है ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से थोड़ी देर में पूरे ब्लड में मिक्स हो जाएगा, तो पूरे ब्लड में मिक्स हो गया। कुछ देर के बाद उन्होंने दूसरे वाले हाथ में से, जिस हाथ में इंजेक्ट किया है, दूसरे वाले हाथ में से ब्लड का एक सैंपल निकाला। अब हम ये बिलीव करें ना कि आयोडीन का सैंपल पूरे ब्लड में मिक्स हो गया है। अब जब वो ब्लड का एक सैंपल निकालेंगे, समझो ब्लड का सैंपल निकाला 10 ग्राम्स, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम्स ब्लड निकाला है, तो क्या हम कह सकते हैं उसमें थोड़ा सा आयोडीन होगा। तो वो उस ब्लड सैंपल को रेडियोएक्टिव डिटेक्टर के सामने रख के उसका काउंट रेट ले लेंगे। फर्स्ट कर लो उसमें से काउंट रेट आ रहा है 10, तो हम कह सकते हैं कि इस ब्लड यानी उस पेशेंट की बॉडी में, मैंने कहा है कि ओरिजिनल काउंट रेट कितना बोला था मैंने, 500 बोला था एग्जांपल में। अगर 500 काउंट्स पर मिनट आ रहे हैं और फिर ब्लड का एक पर्टिकुलर सैंपल निकाला 10 ग्राम्स का और उसने फॉर एग्जांपल 10 काउंट्स दिए पर मिनट, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 500 को 500 को 10 काउंट्स से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50। सो क्या हम कह सकते हैं पेशेंट की बॉडी में 50 सैंपल्स हैं ब्लड के इस मास के। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया मैंने कहा है इस वक्त जो रेडियो एक्टिव सैंपल है, सोचो ना बेटा अगर पेशेंट की बॉडी में से पूरा ब्लड बाहर आ जाए, उस सबका काउंट रेट मेजर किया जाए तो काउंट रेट कितना होगा उसका 500, क्योंकि पूरा रेडियो एक्टिव सैंपल उस बॉडी में इंजेक्ट हुआ है ना। उस रेडियो एक्टिव सैंपल की कितनी काउंट रेट थी 500 मेरी एग्जांपल में। अगर 500 है बेटे, अगर वो 500 है तो कुछ देर के लिए क्वेश्चन छोड़ देना, मेरी तरफ देख लेना, वहां वैल्यू डिफरेंट है, मैं तो आसान वैल्यू करके बता रहा हूं। अगर काउंट रेट 500 है तो वो पूरा उसके ब्लड में चला गया ना। अब पूरा ब्लड टोटल जो काउंट रेट देगा वो कितना देगा 500। ब्लड का एक सैंपल निकाला है, उसका काउंट रेट आ रहा है 10, तो क्या हम उस काउंट रेट को, मैं नंबर बदलता हूं क्योंकि 10 ग्राम और 10 कह दिया। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लड सैंपल निकाला था वो 30 ग्राम्स का था, इतना ब्लड निकालना नहीं चाहिए वैसे, फॉर एग्जाम्पल 30 ग्राम्स था। अगर 30 ग्राम्स का ब्लड सैंपल है और उसका काउंट रेट आ रहा है 10 काउंट्स, तो क्या हम काउंट रेट को टोटल काउंट रेट से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 500 डिवाइडेड बाय दिस 10 आ गया 50। इसका मतलब पेशेंट की बॉडी में 50 सैंपल्स होंगे इस मास के। तो क्या ब्लड के टोटल वॉल्यूम को एस्टिमेट किया जा सकता है बेटा? इस प्रोसेस के ऊपर पूरा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 15 नंबर का सवाल था। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो आपने देख ही लिया है। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए यानी नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने वैल्यूज दिखाई हैं। कह रहे हैं डॉक्टर यूजेस अ सैंपल ऑफ आयोडीन 131 दैट इज इनिशियली प्रोड्यूसिंग अ काउंट रेट ऑफ 144,000। बच्चों इतने काउंट्स 144,000 काउंट्स पर सेकेंड है, ये टोटल काउंट रेट है। कहते हैं द होल सैंपल इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स बॉडी, पेशेंट आर्म, 9 samples of blood each of 2 centimeter cube are taken from the other arm at 2 minutes interval। दूसरे वाले हाथ में से 2-2 मिनट के गैप से 9 सैंपल्स निकाले। अब पहले में कहते हैं स्टेट 2 reasons why different count rates are obtained from 9 samples। हमें 2 रीजन देने बेटा, तो ये बताओ काउंट रेट को पहले देखते हैं। ये है 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, सैंपल नंबर 1 2 3 4, नीचे है काउंट रेट। काउंट रेट मिला बेटा पहले 0, यानी अगर आपने 2 मिनट के बाद ही ले लिया तो काउंट रेट 0 आ रहा है। रीजन करो ना क्या मतलब है। अभी रेडियो एक्टिव मेडिसिन उसके दूसरे हाथ के ब्लड तक पहुंची नहीं है, अभी रेडियो एक्टिव सैंपल अच्छी से मिक्स नहीं हुआ है। उसके बाद 4 हुआ, मिक्स हो गया, फिर 12 हुआ, मिक्सिंग बढ़ती जा रही है, फिर 18 हो गया, फिर 28 हो गया। ये तो काउंट रेट बढ़ता जा रहा है, क्या मतलब हुआ इसका?
मिक्स होता जा रहा है, यानी प्रोपोर्शन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बढ़ते जा रहे हैं ब्लड में दूसरी तरफ, ठीक है। फिर 40 हुआ, तो यहां तक तो बढ़ना समझ आ रहा है 40 तक, इसके बाद तो गड़बड़ हो रही है। इसके बाद क्या हुआ 38 और कम, उसके बाद फिर 40। तो हम कह सकते हैं शुरू में जो बढ़ रहा है उसकी तो वजह है रेडियोएक्टिव सैंपल ग्रेजुअली मिक्स हो रहा है, लेकिन 40 के बाद जो चेंज आ रही है उसकी वजह है रैंडमनेस। वेरी नाइस, लिखो शाबाश जल्दी से। हारून या क्लास में नहीं है, जरा चेक करो जल्दी से लिखना कि 1 2 3 4 5 6 the change in the first 6 samples बेटा ये आंसर पार्ट 1 का है। The change in the first 6 samples is due to the gradually increasing number of nuclei in the blood sample. राइट बस कहीं ग्रेजुअल मिक्सिंग का वर्ड डाल सकते हैं, ग्रेजुअल मिक्सिंग। इन द लास्ट 4 सैंपल, सेम क्वेश्चन आंसर हो रहा है बेटा, जगह बनाओ जहां जगह मिले लिख लो। इन द लास्ट 4 सैंपल्स द चेंज इज कॉज्ड बाय रैंडमनेस। क्लास है, द चेंज इज कॉज्ड बाय रैंडमनेस। बेटा मैंने क्वेश्चन तो बता दिया ना बच्चों आपको, आप आराम से कर पाएंगे। मेथड समझ आ गया ना आपको, बिल्कुल ऐसे 144,000 को डिवाइड करके, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।